हेलो दोस्तों, आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू टेस्ट 3 में देखेंगे। इससे पहले मैं 2 टेस्ट करा चुका हूं, नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो साथ में आपको भी लगाते चलना है और डेली प्रतिदिन मैं आपको 50 एमसीक्यू कराता हूं, उसके साथ एक्सप्लेन भी करता हूं। जो भी ये क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे रेलवे एग्जाम हुआ, जो भी एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के सभी एग्जाम में साइंस अच्छा खासा पूछा जाता है। जैसे बिहार फॉरेस्ट गार्ड हुआ, बिहार फॉरेस्टर हुआ, बिहार पुलिस कांस्टेबल हुआ, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम, दोनों में क्वेश्चन आते हैं। और बीपीएससी में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन साइंस से आता है। जो भी क्वेश्चन होता है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये टेस्ट 3 है। चलिए टेस्ट 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए टेस्ट 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल इंजन में निम्नलिखित में से कौन से जमावरोधी की तरह प्रयुक्त होता है। तो जो ऑटोमोबाइल इंजन में जमावरोधी का इंग्लिश होता है एंटी फ्रीज के रूप में। तो एंटी फ्रीज के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये सामने आपके ऑप्शन है चारों, देखकर क्वेश्चन लगाइए। ठीक, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है मेथनॉल। मेथनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा, ये पहले के आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, प्रतिजन। देखिए एंटीजन के बारे में बार बार क्वेश्चन बनता है। यह तत्व है जो, तो एंटीजन कैसा तत्व है ये बताना है। यह है चयापचय को प्रेरित करता है। चयापचय को जो प्रेरित करता है वो एंटीजन होता है। देखिए जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना मनुष्य में, अलग अलग रक्त के समूह होते हैं। जैसे ए वाले होते हैं, बी वाले होते हैं, ए बी वाले होते हैं और ओ वाले होते हैं। वो एंटीजन के कारण ही उनका ब्लड ग्रुप अलग अलग बनाया गया है। ब्लड ए में जो पाया जाता है वो एंटीजन ए के कारण ब्लड ए होता है। वैसे ब्लड ग्रुप बी जो होता है ये एंटीजन बी के कारण होता है। और ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है, यहाँ पर ध्यान देखिए, इसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ए वाला भी एंटीजन और बी वाला भी एंटीजन पाए जाते हैं। और जो ओ होता है ब्लड ग्रुप वाले, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ये याद रखिएगा, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। आप देखिएगा कि ब्लड ग्रुप ओ वाले जो लोग हैं ये किसी को ब्लड दे सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, स्वरदाता बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और वैसे ही ब्लड ए बी वाले देखिएगा, ये किसी से ब्लड ले सकते हैं, इसलिए इन्हें स्वर्गाही बोला जाता है। मीन्स कि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोतीछरा। मोतीछरा का आपका ये हिंदी हो गया, हिंदी देता तो आपको नहीं समझ में आता, इसलिए यहाँ पर टाइफाइड लिख दिया गया है। जो मोतीछरा में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड जो होता है इसमें कौन से अंग प्रभावित होता है। गंदा पानी उनी पीने से टाइफाइड हो जाता है, या पानी जब बदलता है तो लोगों को टाइफाइड हो जाता है। शहर अब बदलिएगा, पानी बदलता है तो टाइफाइड हो जाता है। ठीक, ये जो होता है ये साल्मोनेला, ये याद रखिएगा, थोड़ा नाम अजीब है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और ये जो होता है ये आंत को प्रभावित करता है। ठीक, और ये जीवाणु जनित रोग है। ये कौन है, जीवाणु जनित, और प्रभावित किसको करता है, आंत को करता है। ठीक, और कौन से जीवाणु है, तो साल्मोनेला टाइफी इसका नाम है, थोड़ा अटपटा नाम है, इससे होता है। ठीक, टाइफाइड का टीका भी लगवाने से टाइफाइड नहीं होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसकी वर्ग माध्य चाल सबसे अधिक होगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर किसकी जो होगी वर्ग मध्य चाल, यहाँ पर देखिए वर्ग मध्य चाल सबसे अधिक होगी। ये सामने आपके ऑप्शन है। ठीक, आपके सामने ऑप्शन है, चौथे के बताइए क्या होगा इसमें से आंसर। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अधिक होगी, ये याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो 0 डिग्री ताप पर हाइड्रोजन के वर्ग मध्य चाल सबसे अधिक होगी। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भी हैं। सबसे पहले ये याद रखिए हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन बम या सूरज के प्रकाश का जो स्रोत होता है ये नाभिकीय स्लयन होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर हीलियम के 1 नाभिक, या 4 हाइड्रोजन मिलकर 1 हीलियम बनाते हैं। ऐसे आप याद रखिएगा, और ऊर्जा इसमें से निकलता है। सबसे पहले ये याद रखिए कि जो हाइड्रोजन है ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, सूरज में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन लगभग 70-71 के करीब हाइड्रोजन पाया जाता है, और लगभग 28-29% के करीब हीलियम पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भी होते हैं। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक पूछ देता है। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। ठीक, भारी जल जो है वो दूसरे नाभिक ड्यूटेरियम के कारण ही भारी जल होता है। इसका जो भार होता है ये 20 होता है, ये भी याद रखिएगा। एटॉमिक भार 20 होता है, इसका जो ये होता है। ठीक, एटॉमिक नंबर तो इसका एक ही होता है। ठीक, इसमें भार अलग अलग हो जाते हैं। भारी जल की खोज जो किया गया था 1932 में किया गया था, यूरो और वासबर्न ने किया था। यूरो का नाम याद रखिएगा, यूरो और वासबर्न ने इसका किया था। और डिटुओ का अगर सम्मिलित भार पूछे भारी जल का तो ये 20 होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह ताप जिसके नीचे दाब बढ़ाकर गैसों को द्रवीभूत किया जाता है, वह ताप, देखिए ताप वो पूछ रहा है, कौन सा ताप कहलाता है जिसके नीचे ताप बढ़ाकर गैसों को द्रवीभूत किया जाता है, गैस को क्या किया जाता है, द्रव में बदला जाता है, वो कहलाता है। वो कौन से ताप कहलाता है ये आपको बताना है। तो वो ताप कहलाता है क्रांतिक ताप। कौन सा ताप कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक,
ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, जहाँ देखिए जरूरी है बताना कोई भी चीज़, मैं आपको बताते चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, डूबते हुए सूरज का रंग लाल किसके कारण होता है? डूबते हुए सूरज का जो रंग होता है लाल, ये किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। तो डूबते हुए सूरज का या निकलते हुए सूरज का लाल जो रंग होता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। या पानी में कोई छड़ डालिएगा तो टेढ़ा दिखाई देगा, या सिक्का डालिएगा तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। या आकाश का नीला दिखाई देना, सूरज के डूबते समय लाल, उगते समय लाल दिखाई देना, ये सब क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक। अब प्रकीर्णन की बात आया तो इसमें अब मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का। सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का, क्योंकि जो बैगनी रंग है उसका तरंगधर सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगधर ज़्यादा होता है। इसलिए आपको जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन जो होता है ये सबसे कम होता है लेकिन तरंगधर ज़्यादा होता है, और बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है लेकिन तरंगधर कम होता है सबसे। ये सब पूछता है क्वेश्चन, जो भी पूछता है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। जो स्टार्च है इसको मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये जो एंजाइम है ये एमाइलेज है। एमाइलेज एंजाइम जो है ये स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है, ठीक। तो एंजाइम जो है स्टार्च को मल्टोज में जो करता है ये एमाइलेज ये है, ये ठीक। ऐसे ऐसे एंजाइम का कुछ नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर ये पूछता है कि जो ग्लूकोज है वो किस ग्रुप में आता है, तो ग्लूकोज है जो एल्डिहाइड ग्रुप में आता है। और वैसे ही अगर फ्रुक्टोज पूछे किस ग्रुप में, तो वो कीटोन ग्रुप में आता है। ये सब पूछता है तो मैं आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टेलीफोन के तारों में होकर संचित होने वाली ऊर्जा कौन है? यहाँ पर देखिए टेलीफोन के तारों में होकर संचित होने वाली ऊर्जा कौन है, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये जो होता है ये विद्युत ऊर्जा होता है। टेलीफोन के तारों में होकर संचारित, संचित नहीं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर संचारित है। संचारित होने वाली जो ऊर्जा होती है ये आपको कौन सी ऊर्जा होती है? तो 8 कैंसर डी हो जाएगा, आपको विद्युत ऊर्जा होती है। तो कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे कि माइक्रोफोन का यूज करते हैं आप लोग। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आप लोग करते हैं कि नहीं ये नहीं पता है मुझे, लेकिन लाउड स्पीकर का जरूर उपयोग करते होंगे। लाउड स्पीकर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को आपको क्या कर देता है? ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। वैसे ही आप ट्यूबलाइट का भी इस्तेमाल करते होंगे, तो ये विद्युत ऊर्जा को क्या कर देता है? प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ट्यूबलाइट नहीं लगाते हैं रूम में आप अपना, सितार का भी यूज करते हैं, गिटार का यूज करते हैं। ये सब जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो ऐसे बहुत से ऊर्जा रूपांतरित करने वाला है, ये सब आपको याद रख। देखिए बगल में घर बन रहा है इसलिए कुछ कभी कभी आवाज़ आ रहा है, इसलिए आज वीडियो रिकॉर्ड करने में भी काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि घर बगल में बन रहा है तो ठक ठक ठुक ठक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुष्क सेल है, इसमें से शुष्क सेल कौन है ये आपको बताना है। जो शुष्क सेल है ये कौन सा सेल है? प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीयक है या चतुर्थ है? तो जो शुष्क सेल है ये आपको प्राथमिक सेल है। क्या है? प्राथमिक सेल। आखिर प्राथमिक सेल किसे बोला जाता है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक। तो जो देखिए प्राथमिक सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और इसका प्रयोग एक ही बार आप कर सकते हैं। एक बार करने के बाद ये बेकार हो जाता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को सीधे हम लोग विद्युत ऊर्जा में ये बदल देता है और इसका एक ही बार प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण में 2-3 मैं उदाहरण बता देता हूँ आपको। वोल्टीय सेल का नाम आप सुने होंगे, वो होता है। लेक्लस सेल का नाम सुने होंगे, वो होता है। डेनियल सेल का नाम सुने होंगे, डेनियल शुष्क, वो उस सेल का नाम, वो भी प्राथमिक सेल के उदाहरण में आता है। अब द्वितीय सेल क्या होता है? द्वितीय सेल देखिए, द्वितीय सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, फिर रासायनिक ऊर्जा फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। इसकी सबसे पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और फिर रासायनिक ऊर्जा से फिर विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक। ये द्वितीय सेल का काम होता है और इसे बार बार उपयोग किया जा सकता है। द्वितीय सेल का बार बार उपयोग किया जा सकता है, ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन इस ज्ञान का मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए जैविक जगत में क्या क्या तो होने वाले कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन इस ज्ञान का मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? अगर मशीनी जगत में ही उपयोग होता है तो इसे क्या बोला जाएगा या क्या कहते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं आप ध्यान से देखिए, ठीक। इसे बोला जाता है बायोनिक्स। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, बायोनिक्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि सेब के खाने योग्य भाग है। सेब जो होता है एप्पल जिसे बोला जाता है, एप्पल जैसे हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा होता है एप्पल, तो एप्पल का खाने योग्य भाग क्या है ये आपको बताना है। तो सेब का खाने जो भाग है ये रसदार थैलामस है। रसदार थैलामस है, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेब के बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक। तो ये सेब जो है ये इसे असत्य फल भी बोला जाता है, असत्य फल बोला जाता है, ठीक। तो ये ऐसे सेब को और कटहल दोनों का नाम याद रखिएगा जिसे असत्य फल बोला जाता है। देखिए कुछ फलों का निर्माण जो है ना
बराह दलपुंज या दलपुंज या पुष्पासन में होता है, ठीक, इसमें भाग लेते हैं और ऐसे फलों को असत्य फल बोला जाता है। फिर से देखिए, कुछ फलों के जो निर्माण में बराह दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं फलों के निर्माण में, ऐसे फलों को असत्य फल बोला जाता है। जैसे सेब हुआ, कटहल हुआ, ये सब असत्य फल हुआ, ठीक, ये सब आपको याद रखना चाहिए। अब आपसे ये पूछ दे कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आम फलों का राजा है, याद रखिए, आम फलों का क्या है, राजा है, और भारत में सबसे ज़्यादा आम होता है, और आम फलों का राजा है, इसलिए इसका फल भित्ति खाया जाता है। बस स्ट्रिक्टली याद कर लीजिए, आमों का क्या खाया जाता है, फल भित्ति खाया जाता है। वैसे नारियल का पूछ देता है कभी कभी, तो नारियल का भ्रूण पोष खाया जाता है। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, भ्रूण पोष खाया जाता है। अमरूद का पूछे तो अमरूद का फल भित्ति के साथ उसमें देखिएगा छोटे छोटे दाना टाइप के अमरूद का होता है, उसे बीजांडसन बोला जाता है। तो फल भित्ति बीजांडसन खाया जाता है अमरूद का भाग, ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक वड़ंद व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस हो गया है किसी को, तो उसको किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। ये चेक किया जाता है रेलवे में, आपका मेडिकल होगा तो, कि आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है ना, अगर होता है तो आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक, कुछ विभागों में। तो वड़ंद व्यक्ति के किस रंग का पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो इन्हें हरे और लाल की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक, तो इसलिए याद रखिएगा 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादातर देखिएगा कि लाल और हरा का उपयोग अपने वीडियो में नहीं करता हूँ। मान लीजिए कि कोई वड़ंद व्यक्ति है, वो भी क्वेश्चन देख रहा है, तो उसे बड़ा कठिनाई होती है, रंग नहीं पहचान पाता है, ठीक, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये याद रखिएगा आज के बाद, जो आँख की ज़्यादातर बीमारी होती है, ये आपको जो रतौंधी हुआ या अक्सर और भी बीमारी, वो विटामिन ए के कारण होती है। अगर विटामिन ए का अच्छे से सेवन आप कर रहे हैं, विटामिन ए गाजर में मिलता है, गाजर जाड़े के दिन में देखिएगा मिलता है, तो उसका हलवा बनाकर खाना, इसे कच्चा गाजर खाना या आपको सेब खाना, ये विटामिन ए के प्रचुर मात्रा इस समय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आयरन की वस्तुओं पर लगने वाले जंग क्या है। जो आयरन के वस्तु पर लगता है जंग लगता है ना, ठीक, तो वो क्या होता है, उसका रासायनिक फार्मूला आपको बताना है। इसमें वो होता क्या है आखिर, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो आप बताइए क्या होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसके होता है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, ठीक, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि जब आयरन की वस्तु पर लगने वाले जंग फेरस और फेरा हाइड्रोक्साइड मिश्रण है, तो जंग जब लगता है तो ये रासायनिक परिवर्तन है। एक तरफ से जंग लगना क्या है, लोहे पर एक रासायनिक परिवर्तन, ये तो आपको पता ही होगा। अब रासायनिक परिवर्तन तो कभी कभी पूछ देता है कि लोहे का क्या भार बढ़ जाता है क्या जंग लगने से। जी, लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है अगर जंग लगता है, तो ये याद रखिएगा। और लोहे में अगर लोहे के जंग से बताना है तो उसे गैल्वेनाइज किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन पढ़े होंगे, इसकी जस्ते की परत ऊपर चढ़ा दिया जाता है, तो वो जंग से मतलब जो जंग है वो नहीं लगता है, ठीक, नमी उमी के कारण जंग लगने लगता है तो वो नहीं लगेगा अगर जस्ते की परत ऊपर से चढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ध्यान से देखिए, ग्रीन हाउस गैस के कारण ही पृथ्वी का जो तापमान है वायुमंडलीय वो काफ़ी बढ़ रहा है, जिसके कारण कभी सुनामी तो कभी सूखा आ रहा है। इसमें किसके कारण नहीं है ग्रीन हाउस गैस, इसमें कौन से नहीं है, तो आप देखिएगा आर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। बाकी मीथेन, जिसे मार्स गैस भी बोला जाता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, बाकी ऑर्गन नहीं आता है। अब ऑर्गन के बारे में मैं बता दूं कि ऑर्गन क्या है, एक अक्रिय गैस है, इसकी अक्रिय गैस में ऑर्गन आता है, नियोन आता है, ऑर्गन रेडोन आता है, ये सब जो है अक्रिय गैस है, ठीक। अब ऑर्गन की खोज किसने किया था, ये रैमजे ने किया था। रैमजे नामक वैज्ञानिक थे जो ऑर्गन की खोज किए थे। विद्युत बल्बों में भरने के लिए ऑर्गन का उपयोग होता है और ये शून्य वर्ग के तत्व है, ये भी याद रखिएगा। और जो रेडोन जो है ये भी एक अक्रिय गैस है, ये वायुमंडल में पाया ही नहीं जाता, ठीक। तो रेडोन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन रेडोन नहीं पाया जाता है, ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अपोहन, जिसे डायलिसिस बोला जाता है, यहाँ पर देखिए अपोहन जो हिंदी है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश वाले भी यहाँ पर समझ लीजिए, डायलिसिस बोला जाता है, का प्रयोग किया जाता है। एक रोगी को गंभीर तकलीफ होती है, तो एक रोगी को कोई गंभीर तकलीफ है तो उन्हें अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है उनके लिए। ये किस में, ये आपको बताना है। तो अपोहन का प्रयोग किया जाता है जब एक रोगी को गंभीर गुर्दे की तकलीफ होती है। क्या है, गुर्दे में किडनी होता है, किडनी की तकलीफ होती है तो, और किडनी के अध्ययन को क्या बोला जाता है, नर्फोलॉजी बोला जाता है। और किडनी की इकाई क्या है, तो ये है आपको नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से ही बना है नेफ्रोलॉजी, ठीक। ये किडनी की इकाई है। किडनी का वजन लगभग 140 ग्राम होता है और ये सेम के बीज की तरह इसका आकार होता है, ठीक, किडनी का, ठीक। ये सब आपको याद रखना है। 15 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है निम्नलिखित प्रक्रिया में। जो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है ये किस प्रक्रिया से मिलती है, ये आपको सामने क्वेश्चन है, ठीक। तो अब बताइए इसमें किसके कारण मिलता है आपको,
तो ये स्वांगीकरण के कारण मिलता है, इसके कारण मिलता है, ठीक, स्वांगीकरण के कारण मिलता है ये भोजन के हमें ऊर्जा मिलती है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट किसका प्रयोग करता है। अगर टीवी सेट आप चलाते हैं तो ये जो टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट है ये किसका प्रयोग करता है, ये आपको बताना है। ध्यान से क्वेश्चन लगाइएगा। तो टीवी को चलाने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है, सूक्ष्म जो तरंग होते हैं उसका उपयोग करता है, ठीक। बाकी जो आपको तरंग है ये आपको आयनमंडल से लौट कर आते हैं, बाकी और जो तरंग है जैसे टीवी भी रेडियो संचालन होता है, ये सब याद रखिएगा। तो 17 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 18 देखिए। क्वेश्चन 18 है कि जीवित कोशिका के किस भाग में केब्र का चक्र कार्य करता है। केब्र का यहाँ पर का है, केब्र का, यहाँ जीवित कोशिका के किस भाग में केब्र का चक्र कार्य करता है ये आपको बताना है। थोड़ा ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा लेकिन क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स देखिए, चारों ऑप्शन पहले आप देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या आपको बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ कोशिका बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी में आपको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जीवित कोशिका के केब्र चक्र कार्य करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी ताजे पानी की मछली है। देखिए मछली के बारे में आप लोग जानते होंगे तो बता देंगे, कौन सी इसमें ताजे पानी की मछली है ये आपको बताना है, ठीक। तो ये जो है रोहू जो हो जाएगा, रोहू मछली, ठीक, ये ताजे पानी की मछली है, ठीक। तो 19 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है। ट्रांसफार्मर की क्रोड जो है ये किसकी बनी होती है। कल मैंने क्वेश्चन कराया था ट्रांसफार्मर से और बोला था कि आगे क्रोड पर भी क्वेश्चन आएगा। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड जो है ये मृदु लोहा से बनी हुई होती है, ठीक, ये याद रखिएगा, मृदु लोहा से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है तो बार बार आता है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। तो इसका नाम ही अजीब है, विटामिन B12 में ये होता है, इसका नाम ही, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक, क्योंकि इसका नाम क्या है, साइनोकोबालिन। साइनोकोबालिन विटामिन B12 का नाम है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक। विटामिन डी जो है ये सूरज के प्रकाश में पाया जाता है और स्वतः आपके शरीर में संश्लेषण ये होता है विटामिन डी का, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है केसर जिसे हम लोग सेफ्रोन करते हैं, केसर मात्र जम्मू कश्मीर में होता है, अब इसे कुछ जगह और भी ले गया, पूर्वी क्षेत्रों में ले जाया जा रहा है जहाँ पर उसका खेती होगा। तो केसर जो सेफ्रोन है ये सूखा है, बस मान लीजिए केसर कोई सूखा है तो वो किसका बनता है, हम इसकी एक तरफ से ये पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो केसर एक सूखा वर्तिका है, सूखा क्या है, वर्तिका है, ये याद रखिएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि तेल फैलने से खराब हुई जगह को साफ करने के काम आने वाले और जेनेटिक्स अभियांत्रिक द्वारा विकसित एक कुशल तेल पी जाने वाली सुपर बग किस प्रजाति है। मान लीजिए कि कोई तेल कहीं पर माने फैल गया है, उसमें आपको काम आने वाली जो सुपर बग है वो किस प्रजाति से है ये आपको बता रहा है, जो कि यूज होता है आपको जब तेल सूखने के लिए इसका, ठीक। तो ये जो है ये किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, ये आपको किस जाति के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो ये तेल फैलने से खराब हुई जगह को साफ करने के लिए जो काम आने वाले जेनेटिक्स अभियांत्रिक विकसित की गई बग है, सुपर बग जिसे बोला जाता है, ये सोडामोनास प्रजाति होता है। सोडोमोनास क्या होता है, सोडोमोनास प्रजाति के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित जानवरों पर विचार कीजिए। ये जानवर जो है चमगादड़ है, मेढक है, शाही है, ठीक, और सांप है। इसमें पूछ रहा है कि इनमें कौन फाइक्लोथोर्मिक जानवर है। फाइक्लोथोर्मिक जानवर इसमें से कौन है ये आपको बताना है 24 के आंसर, ठीक। तो फाइक्लोथोर्मिक जानवर जो हो जाएंगे इसमें मेढक और सांप हो जाएंगे, मेढक और सांप जो हो जाएंगे, ये देखिए ऑप्शन नीचे की तरफ है, इसमें से फाइक्लोथर्मिक जानवर कौन हो जाएंगे, तो मेढक और सांप हो जाएंगे। तो ये 2 और 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगुना है, लिफ्ट में अपने भार का दुगुना है एक व्यक्ति का भार, तो इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा। तो इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, उसके लिफ्ट में भार जो है अपने भार से दुगुना है, ठीक। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगुना है, इस दशा में उसका त्वरण जो होगा जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। क्या होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की होगा, तभी तो इसका भार दुगुना प्रतीत हो रहा होगा, ठीक। ये ऊपर की ओर होगा, यह सब याद रखिएगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है इसी जो पिंड होता है वो अपना भार घटा हुआ महसूस करता है, ठीक, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाती है तो थोड़ा भारी महसूस करेगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार और घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान होता है। तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान में भी, आकार में भी, घनत्व में भी पृथ्वी के समान होता है। तो पृथ्वी के सबसे जो निकट ग्रह है, कौन ग्रह है, तो शुक्र, जिसे पृथ्वी का बन भी बोला जाता है। सांझ के तारा, भोर के तारा सबसे गर्म ग्रह है, इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। ठीक, तो ये शुक्र है। 26 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि अंगूर में पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा होता है तो अंगूर में अंगूर जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, जो अम्ल है अलग अलग, जैसे कि लैक्टिक अम्ल जो है, ये लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर साइट्रिक अम्ल दिया है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है ज़्यादातर, देखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर टार्टेरिक एक अम्ल होता है जो इमली में पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल जो होता है ये आपको लाल चींटी काटती है तो आपको कौन से फॉर्मिक अम्ल होता है, या बिच्छी में भी ये सब जो होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक, ऑक्जेलिक अम्ल एक जो होता है ये सरेल के वृक्ष में होता है। ठीक, ये सब आपको पूछता है तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है, कौन से पादप में इसके पौधे वाला हार्मोन है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन पादप हार्मोन है। ठीक, तो इंसुलिन दिया है, एंड्रोजन दिया है, जिबरेलिन दिया है, एस्ट्रोजन दिया है, तो ये बताना है कि इसमें से कौन पादप हार्मोन है। ठीक, तो ये जो है जिबरेलिन जो है ये एक पादप इसके पौधे वाला हार्मोन है, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का सी हो जाएगा। 28 का आंसर सी हो जाएगा। इसकी खोज जो किया गया था, ये जो जिबरेलिन है इसकी खोज किया गया था 1926 में कुरोसावा द्वारा। ठीक, जिबरेलिन दुर्लभ अम्ल होते हैं, ये आपको जो जिबरेलिन है एक दुर्लभ अम्ल है, ये हार्मोन भी है, एक दुर्लभ अम्ल है जो कि तने के शीर्ष पर, नई पतिया पर, बीजों में बनने होते हैं। ठीक, ये सब में ये सहायक होता है। ठीक, और इसे जिबरेलिन हार्मोन जो खोज किया गया था ये कुरोसावा द्वारा किया गया था 1926 में, ये सब याद रखना है। ये मुख्यतः पौधे की लंबाई बढ़ाने में काम आता है, वृद्धि करता है, ये सब ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में, अब देखिए 29 क्वेश्चन के, निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रत्यस्थ जो इलास्टिक है, प्रत्यस्थ ये कौन है, सबसे अधिक कौन है, तो ये ध्यान से आपको क्वेश्चन लगाना है। ये जो होगा ये इस्पात होगा, ये सबसे अधिक प्रत्यस्थ है, इलास्टिक है। ठीक, इस्पात जो है ये लोहा और कार्बन के मिश्र धातु है, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है ये ढलवा लोहा से थोड़ा सा कम होती है, लगभग 0.25 से 1.5% के करीब होती है आपको कार्बन की मात्रा। ठीक, कभी कभी स्टेनलेस स्टील भी दे देता है, तो स्टेनलेस स्टील में कभी जंग नहीं लगता है, इसका इस्तेमाल लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ठीक, ये भी इस्पात का एक सबसे अच्छा उदाहरण है स्टेनलेस स्टील, सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना निर्णित करती है कि प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग है। कौन सी ऐसी घटना है जो ये बताता है कि जो प्रकाश तरंगे है ये अनुप्रस्थ प्रकृति की तरह काम करता है, इसकी प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ये दोनों बताता है। पर जो कोई बताता है कि ये तरंग की भांति प्रकाश काम करता है, तो तरंग में दो हो जाता है, अनुप्रस्थ और अनुधर हो जाता है। ठीक, एक होता है कि जो आपको कण के रूप में इसकी आता है। ठीक, फोटोन में इसकी कण के रूप में आता है। ये अनुप्रस्थ और अनुधर तरंग से मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा किसे कहा जाता है, बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, तो ये ध्रुवण घटना के कारण क्या होती है, ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, आपको सिद्ध करता है। ठीक, कि ये ध्रुवण जो घटना होता है, ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको आराम से लगा लेना है। ध्रुवण घटना से ये निर्गित होती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ठीक, जब आकाश का नीला रंग दिखाई देता है ये प्रकीर्णन के कारण, मैंने बताया आपको, और बैगनी का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है। ठीक, और अगर ये पूछे कि सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो 495 सेकेंड याद रखिएगा। अब इसे मिनट में आप खुद ही बदल लीजिए, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये आप बदल सकते हैं और ये पता कर सकते हैं। 495 सेकेंड में याद रखिए, क्योंकि मिनट में कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि निम्नलिखित में किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी आपको मैं बताने वाला हूँ। जो जमता है ये किसके कारण जमता है, इसकी सेटिंग होती है इसका, आपके सामने ऑप्शन है, चारों लगाइए। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, तो ये जो जमता है ये हाइड्रोलाइसिस के कारण जमता है, हाइड्रोलाइसिस के कारण जमता है। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैं फार्मूला आपको बता दूं, इसका होता है CaSO4, यहाँ पर फिर से रुक जाइए, बता रहे हैं, CaSO4 के होल ट्वाइस हो जाता है और इंटू H2O हो जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको आराम से लगा लेना है। ठीक, इसका होता है। अब इसका इस्तेमाल भी किया जाता है बड़ी चीज़ों में, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में जो हड्डी उड्डी टूटता है उस समय, पट्टी बांधने में, छतों और दीवारों में जब चिकना करना होता है उस समय भी इसका इस समय प्रयोग किया जा रहा है काफ़ी मात्रा में। ठीक, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर क्वांटम नंबर स्वरसम आइडेंटिकल
नहीं होते हैं। ठीक, तो ये आपको बताना है ये आप किस नियम के अकॉर्डिंग कि परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर क्वांटम नंबर आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ये किसके नियम के अकॉर्डिंग है। ठीक, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर क्वांटम नंबर स्वरसम या आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये देखिए यहाँ पर पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक, इसमें ये बताया गया था, तो बी हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन मिलता है। सूरज के जो प्रकाश है इसमें हमें कौन सी विटामिन मिलता है। ठीक है, ये आपको बताना है। मैंने बताया ना कि सूरज के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 495 सेकेंड, याद रखिएगा 495 सेकेंड। 4 है या बीच में 9 डाल दीजिएगा, 5 में इसकी ये 4 और 5 मिलकर 9 बनता है और वहीं बीच में आपको डाल देना है। ठीक, तो याद हो जाएगा ट्रिकली। तो प्रकाश समय कौन से विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी मिलता है, ये याद रखिएगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 33 के आंसर सूर्य के प्रकाश में डी मिलता है और डी का रासायनिक नाम जो है ये कैल्सीफिरोल है। कैल्सीफिरोल जो है ये विटामिन डी का नाम है। ठीक, जैसे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछता है तो एक प्रकार के ये अम्ल में मिलता है, तो इसका नाम भी वैसा ही है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसके एब्सॉर्बिक एसिड इसका नाम है। और विटामिन B1 ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका क्या नाम है, विटामिन ए का क्या नाम है, तो विटामिन ए का नाम रेटिनोल। ये तो बहुत आसान है, विटामिन ए का रेटिना पर विटामिन ए रेटिना जो है आँख में होता है और विटामिन ए के कारण आँख के कोई भी रोग होता है, रेटिनोल इसका नाम है। ठीक, विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनोल है, इसे आपको याद कर लेना है। ठीक, क्योंकि कोई कुछ भी पूछता है तो आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है। देखिए बी कॉम्प्लेक्स में इसके बी में बहुत से विटामिन पाया जाता है, जैसे विटामिन B1, B1, B2, विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B5, ऐसे कर बी कॉम्प्लेक्स के बहुत से विटामिन पाए जाते हैं। तो इसमें से कौन से विटामिन संबंधित नहीं है, तो इसका याद रखिएगा। अभी ऊपर ही मैंने बताया विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल है, और रेटिनोल नहीं संबंधित है क्योंकि ये विटामिन ए है, ये बी से संबंधित नहीं है उसके कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि एक स्पंज को पानी में डुबोकर, कोई स्पंज लीजिए, ठीक, और उसको डुबोकर निकाल लेने के बाद भी उसमें पानी रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक स्पंज को लेते हैं, पानी में डुबोते हैं और उसको निकालते हैं, तब पर भी उसमें पानी रहता है। आपके सामने चारों ऑप्शन देख लीजिए। ठीक, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो ऐसा जो होता है ये क्यों होता है ये आपको बताना है। तो ये जो होता है कि निकालने के कारण, ये कोशिका कार के द्वारा होता है, कोशिका कार के कारण होता है ये, जो स्पंज में पानी रहता ही है निकालने के बाद भी। 35 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि वह कौन प्रथम भारतीय है जिसने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमना बताया था। वो प्रथम भारतीय का नाम बताना है जिसने ये बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रहा है। ठीक, प्रथम इंडियन महान वैज्ञानिक, आप नाम जानते होंगे, शून्य की खोज उनसे रिलेटेड है, ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ठीक, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आर्यभट्ट प्रथम भारतीय थे जिसने पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है बताए थे। ठीक, ये आपको याद रखना है। सर आइजैक न्यूटन प्रथम व्यक्ति थे जिसने बताया था कि पृथ्वी का रंग, पृथ्वी कैसा है, नारंगी टाइप का है। ठीक, ये बताए थे। ठीक, और पाइथागोरस सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी गोल है। ठीक, और वो स्वतंत्र रूप से आकाश में लटकी हुई है। तो जो जिनके द्वारा बताया गया है मैं आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 37 है कि टेटनस बीमारी निम्नलिखित कारण से होती है। जो टेटनस बीमारी होती है ये निम्नलिखित कारण से होती है। किसके कारण से होती है ये आपको बताना है। टेटनस बीमारी जो होती है ये किसके कारण होती है। बोला जाता है ना कि अगर कट जाता है किसी, मान लीजिए लोहे से कट जाता है हाथ होती है या पैर कट जाता है, तो बोला जाए चलो टेटनस की सुई दिलवाया जाए। तो आखिर टेटनस किसके कारण होती है ये आपको बताना है। ठीक, तो जो टेटनस यहाँ पर देख सकते हैं, जो टेटनस बीमारी है ये किसके कारण होती है। टेटनस का टीका भी लगता है ये भी आपको, तो ये जीवाणु द्वारा होती है। याद रखिएगा, टेटनस बीमारी जीवाणु के कारण होती है। टेटनस से बच्चों को बचाने के लिए डीपी टीका लगाया जाता है। ठीक, जिससे टेटनस से रक्षा होता है। ये याद रखिएगा, जीवाणु द्वारा बहुत से रोग होते हैं, इसका नाम झट से मैं बता देता हूँ, आपको याद कर लेना है। जैसे हैजा जो होता है, जैसे मोतीछरा टाइफाइड जो हुआ, जैसे कि डिप्थीरिया जो हुआ, जैसे तपेदिक जो हुआ, काली खांसी हुआ, कुष्ठ रोग हुआ, ये सब क्या है, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि पृथ्वी के सतह में आमतौर पर दो तत्व पाए जाते हैं। देखिए मैं पढ़कर बता देता हूँ, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, और ये आमतौर पर लिखा है, आमतौर पर दो तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी के सतह में। आमतौर पर वो जो तत्व पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, या तत्व जो पाए जाते हैं वो कौन से हैं ये आपको बताना है। तो वो कौन सी है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। पृथ्वी के सतह पर बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन तब लगाइएगा। ठीक, तो पृथ्वी के सतह पर जो दो तत्व पाए जाते हैं ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है, 46% होता है लगभग, और सिलिकॉन का लगभग 27 पॉइंट कुछ होता है, इसके 27% के करीब होता है, और तीसरे पर लगभग 8% के करीब एल्युमिनियम होता है। ये सब आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन।
क्वेश्चन नंबर 39 है कि अग्निशामक में से निकलती है, जो अग्निशामक है जो हम लोग आग कहीं पकड़ता है तो वो लाल वाला जो नहीं सिलेंडर टाइप का रहता है उसको दाब कर ये किया जाता है, बुझाया जाता है आपको, तो उसमें क्या निकलता है, उससे क्या निकलता है, अग्निशामक से क्या निकलता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि आग को बुझाने के काम करती है। ठीक, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, D2O, जो मैंने बताया, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को D2O, इसे भारी जल बोला जाता है। ठीक, ये सब याद रखिएगा। आपसे कभी भी क्वेश्चन ये पूछता है तो आपको आराम से ये क्वेश्चन लगा लेना है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर दिया है तो मैं बता दूं वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 78% के करीब, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। सबसे पहले वाक्य पढ़िए, अभिकथन पढ़िए। अभिकथन में क्या है कि यदि तापमान घटा या बढ़ा दिया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी से भरे बीकर में पानी बाहर निकलने लगता है। ये बात सही है क्या, कि अगर मान लीजिए तापमान घटा या बढ़ा दिया जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी से भरे बीकर में पानी बाहर निकलने लगता है। अब कारण यहाँ पर दिया है, ऊपर वाला सही है तो कारण भी यहाँ पर दिया है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, तो बात सही है। 4 डिग्री पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, और अधिक होता है इसीलिए तो 4 डिग्री पर यह पानी बाहर निकलने लगता है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिकथन कारण दोनों सही है, और अ का सही व्याख्या करता है, इसके कारण जो है ये सही व्याख्या भी करता है। ठीक, यहाँ पर र जो है ये सही व्याख्या भी करता है अ का। ठीक, तो ये याद रखिएगा। आगे भी क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, निम्नलिखित में ये कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये आपको बताना है। रासायनिक परिवर्तन के एक बार परिवर्तन हो जाए तो फिर से वही अवस्था में अपना नहीं आ सकता है, और भौतिक परिवर्तन में वही अवस्था में आ जाता है, तो इसमें से चूज करना है। देखिए आपके सामने है कि समुद्री जल का आसवन, ये तो आपको भौतिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना ये भी भौतिक, वायु में मैग्नीशियम तार का जलाना डी की ये रासायनिक परिवर्तन, एक बार जल जाएगा तो फिर ये नहीं मैग्नीशियम के तार बनेगा। ठीक, तो ये वायु में मैग्नीशियम का जलना ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, और आयोडीन का ऊर्ध्वपातन जो होता है ये भी आपका प्रकार का आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में इसके सीधे गैस से ठोस में बदलना, ये ऊर्ध्वपातन होता है। क्वेश्चन नंबर ये ठोस से गैस में बदलना ये ऊर्ध्वपातन होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ये नहीं कि आपको गैस से सीधे ठोस में बदलना नहीं, ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे कि आपको दिया जलाते समय वो आपको कपूर का इस्तेमाल होता है, इसमें ऊर्ध्वपातन ही होता है। ठीक, तो ठोस से सीधे गैस में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन है इस पर विचार करना है कि हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूफ है, ये बात सही है क्या, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है। आगे देखिए, कारण बताया है कि हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के परमाणु, यहाँ देखिए हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के परमाणु के साथ भिन्न भिन्न के बंध बनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बंध बनाते हैं हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के साथ, तो बात सही है। बात सही भाई, हीरा और ग्रेफाइट ये आपको क्या है, अप्रूफ है कार्बन का। हीरा बहुत कठोर होता है, चमकीला होता है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है। ठीक, और यहीं पर हीरा और ग्रेफाइट में अलग अलग बंध भी होते हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा कार्बन के, तो ये दोनों सही है, और बंध होने के कारण ही अलग अलग होते हैं, ये कठोर होता है, ये मुलायम होता है, तो ये कारण भी अ का अभिकथन का स्वरूप का सही बताता है। ठीक, तो ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अ आर दोनों सही है तथा आर अ का सही व्याख्या करता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि निम्नलिखित अणुओं में से सिग्मा तथा पाई दोनों बंध पाए जाते हैं। ये किस में सिग्मा तथा पाई दोनों बंध पाए जाते हैं, ये अणुओं में से बताइए किस में सिग्मा और पाई दोनों बंध पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। तो सिग्मा और पाई दोनों बंध पाए जाते हैं हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में दोनों बंध पाए जाते हैं, तो ये याद रखना चाहिए। ठीक, और मैंने आपको बताया कि जो इसका हाइड्रोजन का अलग अलग है, जैसे कि प्रोटियम का परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या एक ही होता है, वैसे ड्यूटेरियम क्या होता है, उसकी परमाणु संख्या तो एक होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 होता है। वैसे ट्राइटियम में बीटा उत्सर्जक होता है, जिसके कारण इसकी परमाणु संख्या 1 होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है, 3 होता है। ये सब याद रखिएगा। भारी जल का अणु भार मैंने बताया आपको 20 होता है। ठीक, अब यहाँ पर साधारण जल से अगर आप चाहते हैं कि भारी जल निकालना, तो लगभग आप देखिए क्या करना पड़ेगा कि 5000 भागों में से, इसके पानी के साधारण पानी के 5000 भागों में से एक भाग जो होता है वो आपको भारी जल होता है। ठीक, भारी जल हानिकारक भी होता है स्वस्थ मनुष्य के लिए। ठीक, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन में आपको दोनों बंध पाए जाते हैं। क्लोरीन से आपको जो पानी में कीटाणु उटाणु है उसको मारने के लिए इस्तेमाल क्लोरीन किया जाता है, क्लोरीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 44 है कि वायुमंडल दाब मापते हैं। जो वायुमंडल दाब है ये किससे मापा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसानी है, मतलब बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो 44 के आंसर आप आसान तरीका से लगा सकते हैं।
अब देखिए स्फेरोमीटर द्वारा क्या पा जाता है, तो स्फेरोमीटर द्वारा गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात किया जाता है। कोई गोलीय तल है, इसका वक्रता त्रिज्या जो ज्ञात किया जाता है ये स्फेरोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। फिर एरोमीटर द्वारा क्या होता है, तो एरोमीटर जो होता है इसके वायु और गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए होता है, ठीक। और विस्कोमीटर द्वारा क्या होता है, तो ये तो पता ही चल रहा है नाम से ही, विस्कोसिटी। विस्कोमीटर द्वारा श्यानता ज्ञात करने के लिए होता है, ठीक। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा मात्रक है जो ऊर्जा का नहीं है, एनर्जी का नहीं है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मात्रक है जो एनर्जी का मात्रक नहीं है, ठीक। तो जैसे वाट जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, शक्ति का है, तो वाट इसमें से आपको अलग हो जाएगा। बाकी जूल हो जाएगा, वाट घंटा, किलो वाट घंटा, ये सब जो हो जाएगा ये ऊर्जा का मात्रक होता है। जैसे मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं कि कार एक अदिश राशि है और ऊर्जा भी अदिश राशि है, और दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, तो वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलो वाट घंटा, ये जो है होता है ये आपको ऊर्जा के मात्रक होते हैं। वैसे वाट, किलोवाट, मेगावाट या हॉर्स पावर, ये जो होते हैं ये शक्ति का मात्रक होते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मसूड़े से खून निकालना निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है। जो मसूड़े से खून निकलता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये जो विटामिन है ये विटामिन सी के कारण होता है, ठीक। जिसे पायरिया बोला जाता है ना, पायरिया दांत में हो जाता है तो खून निकलने लगता है, ठीक। तो ये जो होता है ये आपको विटामिन सी के कारण ही होता है, ठीक। ये याद रखिएगा। और ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो होता है ये किसके कारण, प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर फाइलेरिया के देखिए, फाइलेरिया जो है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइलेरिया एक बीमारी है और फाइलेरिया रोग का कारण क्या होता है। जो फाइलेरिया होता है इसका कारण क्या होता है, मोटा उटा हो जाता है पैर। तो फाइलेरिया जो होता है इसका कारण होता है गोल कृमि, गोल कृमि हो जाता है, ठीक। और ये मच्छर से फैलता है। इसका नाम है, मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर जो होता है, ठीक, उससे ये फैलता है फाइलेरिया, ठीक। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे आपका सब्जी का है, सब्जी से क्वेश्चन है। फूल गोभी खाते होंगे आप लोग, फूल गोभी क्या है, इसका जो खाया जाता है भाग, ये क्या है, एक फूल गोभी। तो फूल गोभी क्या है ये आपको बताना है। तो फूल गोभी एक पुष्पक्रम है, फूल नाम से ही पुष्प मिस फूल होता है, ठीक। और फूल मिस ही फूल होता है, ठीक। तो ये फूल गोभी क्या है, तो एक पुष्पक्रम है, ठीक। ये याद रखिएगा। 48 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या क्या है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है। पैरामीशियम जो होता है इसमें केंद्रक की संख्या कितनी होती है, ठीक, ये आपको बताना है। और बहुत लोग ये नहीं बता सकते हैं, क्वेश्चन को अगर पूछ दीजिएगा तो इसमें 2 केंद्रक होते हैं, पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं। 49 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि हीलियम नाभिक में होते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है। हीलियम नाभिक में हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो हीलियम नाभिक में क्या होता है, देखिए जो परमाणु होता है उसके नाभिक जो होता है, ये नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों की तरफ आपको चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन कोई आवेश नहीं होता है। तो जो हीलियम के नाभिक में पाए जाते हैं ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समाप्त होता है यहाँ पर, 50 क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको डेली कराते रहूँगा। देखिए जो भी साइंस का क्वेश्चन है इस लेवल का तैयार किया जा रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन आप डेली देखते चलते आएँ तो आने एग्जाम में, जो कि रेलवे हुआ, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, या बिहार के सभी एग्जाम हुए, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी या और भी एसएससी के एग्जाम हुए, सभी एग्जाम में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। तो यहाँ से आप देखते चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक। तो ध्यान से बस देखते चलिएगा। कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।